अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। हम देख रहे हैं कि आज SIFC का इजलास हुआ और इस इजलास में वज़ीर आज़म ज़ाहिर सरबराही कर रहे थे, आर्मी चीफ भी शरीक थे और इसके साथ साथ चारों वज़राए आला ने भी शिरकत की। इम्पॉर्टेंट बातें हुई हैं। आज के इजलास का एजेंडा क्या था और क्या इसकी जो इफादियत है जिसका जिक्र किया शहबाज शरीफ साहब ने, इसके ऊपर अब काफ़ी बात भी हो रही है। कुछ लोग अपोजिशन की तरफ से ख़ास तौर पर तनकीद भी हो रही है कि क्या वाकई इस काउंसिल के बनाने से कोई फ़ायदा हुआ है, मुल्क को कोई मईशत में बेहतरी आई है, कोई सरमायाकारी लाई है ये काउंसिल, तो आखिर इसका मकसद क्या है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से आ जा रहे हैं। PMLN की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब ने एक दफ़ा फिर से PTI से बातचीत करने के हवाले से या इमरान खान साहब के लिए नरम रवैया रखने के हवाले से बात की है और मुसलसल ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई मफाहमत के ख़्वाहां हैं। क्या वाकई PMLN की पॉलिसी PTI के लिए बदल रही है, उनकी सोच में कोई तब्दीली आ रही है? पीपल्स पार्टी के साथ उनकी हुकूमत कितनी कंफर्टेबल है या नहीं? क्योंकि नून की ख्वाहिश के बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने बहरहाल ताहाल कोई वजारतें भी कबूल नहीं की और उस तरह से वो बहुत सारे मामलात में ज़िम्मेदारी भी नहीं लेती हुकूमत के मुख्तलिफ फ़ैसलों की। तो ये सब चीज़ें आखिर किस तरह आगे स्मूथली चलेंगी, इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। जो कल हमने जिक्र किया था कि वफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा ने बजट पेश किया, आज उसके ऊपर भी थोड़ा वर्जन लेंगे कि वफाक इस पर क्या सोच रहा है और ये और कुछ दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर बात होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और ख़ासतौर पर इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान साहब को भी खुशामदीद कहती हूँ। PMLN के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप ही से बात का आगाज़ करते हैं। ये फरमाइएगा खुरम साहब कि आज ये जो SIFC का इजलास हुआ है, इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब तो काफ़ी मुतमईन और खुश थे और वो कहते हैं कि इफादियत है इसकी बहुत, लेकिन कल मैं सुन रही थी अपोजिशन लीडर तो कह रहे थे कि ये सिर्फ ढोल ढमक्के से बनी ज़रूर है लेकिन इससे कुछ निकला नहीं है, कोई इससे सरमायाकारी नहीं आई, इसने कोई ख़ास पाकिस्तान की मईशत में किरदार अदा नहीं किया। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखा जाए तो अभी तक वाकई 2 साल में ओवरऑल और 1 साल जब से ये बनी है SIFC, कितनी सरमायाकारी आई है? SIFC बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की सारी रियासत एक मेज पर बैठकर बैनुल-अक़वामी जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको ये सेटिस्फैक्शन और कंफर्ट फराहम करे कि वो पाकिस्तान में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनके सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ होगा और वक्त के साथ अगर हम सबकी चाहेंगे कि वो भी इसमें अपना मुनाफा कमाए तो वो मुनाफा अपना वापस ले जा सकेंगे। और ये सबक जो है ये PTI की हुकूमत की मुकम्मल नाकामी से हासिल किया गया, जिसमें अगर मैं आपके नाज़रीन को याद करा दूं, 2019 में सऊदी अरब के वली अहद तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने भी इसी तरह $15 अरब की सरमायाकारी का वादा किया था। अभी बढ़ के बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा हुआ कि जब बानी चेयरमैन तशरीफ़ ले गए थे मुत्तहिदा अरब इमारात, तो बड़े डोंगरे और ढोल बजाए गए थे $20 करोड़ के ऊपर। तो शहबाज शरीफ साहब गए हैं तो $100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट लेकर आए। तो लिहाजा अब जबकि 1 साल हो गया है SIFC के मामलात में अब मैच्योरिटी आ गई है और इसलिए हम देख रहे हैं कि दूसरे ममालिक की तरफ से कमिटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। और जो चैलेंज CPEC के वक्त नवाज शरीफ का था, आज वो शहबाज शरीफ का है कि सब जो कमिटमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट्स की, उन्हें ज़मीन पर प्रोजेक्ट्स की सूरत में लेकर आना है। लेकिन SIFC का जो तजर्बा है वो इसीलिए किया गया ताकि पाकिस्तान के सारे सूबे, पाकिस्तान की जो मुक़तदरा है, दूसरे इदारे हैं, वो सब एक जगह बैठकर पाकिस्तान की मुईशत को संभाला दे सकें। वो मकसद कायम है और ये बात दुरुस्त है कि अभी उसके ऊपर जो सॉलिड सरमायाकारी है उसने अभी आना है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कि अब हम कहीं से भी इमदाद नहीं मांग रहे। हम आमतौर पर पाकिस्तान जो है वो इमदाद का तलबगार होता था दूसरे ममालिक से, तो लिहाजा इमदाद तो फौरी दी जा सकती है लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है
उसमें वक्त लगता है। तो मेरी ये तवक्को है कि शहबाज शरीफ साहब उनके वज़रा अपनी मेहनत से और हिम्मत से ये जो चैलेंज है अगला, कि अब जबकि उनके पास सॉलिड कमिटमेंट्स आ गई हैं सऊदी अरब से भी और यूएई से भी, और इंशाल्लाह दूसरे ममालिक से भी आएंगी, और IMF का भी जो एग्रीमेंट है वो इंशाल्लाह हो जाएगा अगले चंद हफ्तों में, तो फिर मुल्क में जो है वो सरमायाकारी की एक नई वेव आएगी। ठीक है, लेकिन खुरम साहब जो आप ये बात करें कि इसका मकसद ये था कि बाहर के लोगों को एतमाद दिया जा सके, बज़ाहिर तो लग रहा है कि एतमाद ख़त्म हो रहा है लोगों का, क्योंकि यहाँ से लोग इन्वेस्टमेंट अपनी ख़त्म करके दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। बहुत सी कंपनीज़ हैं जो यहाँ से अपने कारोबार वाइंड अप करके ले गए हैं। जो मकामी सरमायाकार हैं वो बैरून मुल्क जा रहे हैं बड़ी तादाद में, और वहाँ जाके तरजीह दे रहे हैं कि वो अपने इन्वेस्टमेंट करें। तो इससे तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि उल्टा लोगों का एतमाद कम हो गया? नहीं, देखिए आपकी नज़र का हुस्न है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक साहब ने 3 साल पहले कहा कि देखिए हमने बैरून मुल्क जो हैं 20 लाख लोगों को नौकरियां दिलाई और वो चले गए। अभी उन्होंने ही अभी हालिया ट्वीट किया कि देखिए 20 लाख लोग मुल्क से नकल मकानी करके चले गए। तो अगर आप उसको रोजगार की नजर से देखेंगी तो आपको अच्छा लगेगा, नकल मकानी की नजर से देखेंगी तो आप कहेंगे बड़ी खराबी होगी। इसी तरह पाकिस्तान में जो एक सियासी इंतशार रहा है अब वो खत्म हो रहा है, और मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि सिर्फ एक जमात के उसके बानी चेयरमैन के लिए पाकिस्तान का पूरा आईनी बंदोबस्त तोड़ा और मरोड़ा नहीं जा सकता। तो लिहाजा वो एक अपोजिशन का हिस्सा है, हम उनकी बात सुनेंगे, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत ने अपना काम जारी रखना है। जिस तरह इन्हीं हालात में मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2013 से 17 तक मुल्क से महंगाई और दहशतगर्दी, लोड शेडिंग और कराची की टारगेट किलिंग का खात्मा किया था, तब भी यही लोग रियासत पर हमला। खुरम दस्तगीर साहब, माशाल्लाह आप सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, खुद भी कई दफ़ा पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि SIFC का बनना तो बड़ी अच्छी बात है, इससे एक प्लेटफॉर्म बन गया, लोगों का एतमाद हुआ, लेकिन माफ़ी चाहूँगा तो मेरा सवाल थोड़ा सा अगर लंबा हो जाए। गुजारिश ये है कि हमने जो एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये देखा, उसमें ये था कि ये इदारा इसलिए बनाया गया या बनाना पड़ा कि जो हमारे सियासतदान हैं उनकी नाकामी थी, उनकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उस वजह से मुआशी इंस्टेबिलिटी भी हो गई, मुल्क में मुआशी बहरान हो गया। सियासी जमातें, ख्वाह वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, वो PTI की हुकूमत हो या वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, बैरून मुल्क जो सरमायाकार थे या हमारे दोस्त ममालिक थे, उनको ये यकीन दिलाने में नाकाम हो गए कि अगर हम सरमायाकारी यहाँ करेंगे तो हमारा पैसा महफूज होगा या गैर महफूज होगा, या उसका कोई रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसलिए मजबूरन ये इदारा ना सिर्फ बनाना पड़ा बल्कि आर्मी चीफ को, साबका आर्मी चीफ को और मौजूदा आर्मी चीफ को, दोनों को बज़ाते खुद जाके दोस्त ममालिक के हुक्मरानों से मिलना पड़ा, उन्हें यकीन दिलाना पड़ा, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ी कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। आप क्या समझते हैं, इसमें सियासतदानों की ये नाकामी नहीं है? जी, मैं, आपका नाम ही इमरान है तो बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि ये सियासतदानों की नहीं, तजर्बा इमरानी की नाकामी, तजर्बा करने वालों की भी और बानी चेयरमैन की हुकूमत की भी, जिसकी वजह से SIFC बनाना पड़ा है। वरना उससे चंद साल पहले मोहम्मद नवाज शरीफ ने SIFC बनाए बगैर चाइना से 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जमीन पर खड़ी कर, ये तो हमारी आंखों के सामने है ना, ये तो हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि उससे सिर्फ एक टेन्योर पहले जो जब CPEC आया उसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बना, पॉवर्ट्स बने, डैम बनने शुरू हो गए, पाकिस्तान के अंदर दूसरी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। क्या वो SIFC के साथ आई थी? तब तो SIFC नहीं था। लेकिन अगर जो मुंतखब हुकूमतें और वो जमातें, उनके लीडर बालिग नजर हों और उनका इंटरेस्ट हो पाकिस्तान की तरक्की में, इंतशार में नहीं, फितने में नहीं, प्रोपेगेंडा में नहीं, तो फिर सब कुछ हो सकता है। SIFC के बगैर भी हुआ और आपके आंखों के सामने हुआ।
लेकिन अब जब तजर्बा इमरानी तो नाकाम हुआ तो उसका नतीजा ये है। लेकिन खुर्रम साहब, जब उनकी हुकूमत खत्म हो गई, उस बात को भी अब तो 2 साल हो गए, और उसके बाद आप ही लोगों के हाथों में हुकूमत थी, और उसके बाद फिर निगरान रहे कुछ अर्सा, वो भी ऑलमोस्ट आप लोगों की चॉइस से ही आए हुए थे, और उसके बाद फिर अब दोबारा भी आप लोगों की हुकूमत है। तो उसके बाद की तो 2 साल की जिम्मेदारी अब आप लोगों को ही लेनी पड़ेगी, और उसमें हमने कोई मईशत में बेहतरी नहीं देखी, अबतरी ही देखी है। जो फैक्ट्स हैं वो तो ये बताते हैं कि आखिरी जो साल था पीटीआई की गवर्नमेंट का, उसमें तो ग्रोथ भी बेहतर थी, और बाकी जो इशारे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब रजीम चेंज हुआ तो उसके बाद उसमें हमने देखा गिरावट हुई। इदाद और शुमार पर बहस कर सकते हैं। पीटीआई के पहले साल में जो सर, पहले साल की मान ली मैंने आपकी बात, दरमियान में भी मान ली, मैं तो आखिरी से बात कर रही हूं। अब आपको नहीं, बात अब आपको पूरी सुननी पड़ेगी ना। जो 6.1% हमने छोड़ी थी वो उससे अगले साल 1.9% हुई। फिर कोविड का साल आया, वो मनफी 1.2% हो गई, उससे ऊपर उठी थी। वो अभी तक जो आखिरी साल में भी उस लेवल पर नहीं आई थी जहां हमने 2018 में इसको छोड़ा था। मैं पर कैपिटा जीडीपी की बात कर रहा हूं। तो उसके बाद जो इशू बने हैं वो इशू इस बात पर बने हैं कि आज जब हम जिन ममालिक से इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं, तजर्बा इमरानी के दौरान उन ममालिक के साथ खारजा पॉलिसी की सतह पर इंतहाई बचगाना और बड़कों वाला रवैया इख्तियार किया गया था। और अगर हमें ये खुशफहमी है कि हुकूमत बदल गई है और हम एक बटन दबाएंगे और हमारे पार्टनर दोबारा मुस्कुराते हुए हमारे पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जब एक दफा एतमाद टूट जाए, जैसे सऊदी अरब का टूटा, मुत्तहिदा अरब इमारात का टूटा, दूसरे ममालिक का, चाइना का टूटा, अब उसको पहले शहबाज शरीफ साहब ने अपने जो 16 महीने की 15 जमाती हुकूमत थी उसमें एक बहुत बड़ा सैल्वेज ऑपरेशन किया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का। अब वो उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि मुस्कुराहटें बढ़ गई हैं, कमिटमेंट्स बढ़ रही हैं, और हमें इस नतीजे के साथ कि अब अगर चले तजर्बा इमरानी खत्म हो गया, उसके नतीजे में SIFC एक नया हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, चैलेंज अभी भी शहबाज शरीफ और उनके वज़रा का है कि वो किस तरह उन इन्वेस्टमेंट्स को ऑन द ग्राउंड प्रोजेक्ट्स में अगले आने वाले महीनों और सालों में कायम करते हैं, जिससे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा, बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि अगर आटे की कीमत में 60 रुपए फी किलो कमी हो गई है तो अल्लाह का शुक्र तो अदा करना चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन किसानों का तो बुरा हाल हो गया ना, वो उस पे वो बेचारे किसका शुक्र नहीं, मोहतरमा पाकिस्तान के जो नहीं, देखिए ये नहीं हो सकता कि जब आटे की कीमत बढ़े तो मुल्क के जो 9 करोड़ शहरी हैं उनकी तकलीफ के सामने कैमरा आ जाए, और जब मुल्क के 9 करोड़ शहरियों को 60 रुपए फी किलो आटे का रिलीफ मिले तो वही कैमरा किसानों पर चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह किसी पाकिस्तान के 9 करोड़ शहरी जो है आखिरी सेंसस के मुताबिक, उनको अपनी जिंदगियों में एक वाजे करियाने की दुकान पर बेहतरी महसूस होना शुरू हो गई है। तो चले आप क्रेडिट ना दें लेकिन अल्लाह का शुक्र तो अदा करें। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने जो बातें की, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, थोड़ा सा हमें इस पे समझा दें कि जो इस वक्त हालात हैं और जिस तरह से इदारे जो हैं उनमें इस वक्त सूरत हाल है और जो एक नया तनाव पैदा हो रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि इस सारे माहौल में जब एक तरफ पीटीआई तहरीक चलाने के लिए जा रही है, आपको 1001 इख्तलाफ हो सकता है तजर्बा इमरानी से या बानी चेयरमैन से, लेकिन एक हकीकत तो ये माननी पड़ेगी कि पीटीआई एक पॉपुलर जमात है, उसके फॉलोअर हैं यहाँ पे। अगर वो तहरीक शुरू कर देते हैं, दूसरी तरफ ये इदारों में तनाव होता है, तो क्या ये सारी जो कोशिशें हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, ये कामयाब होंगी या इनमें फिर ओस पड़ जाएगी? जी, इस्लामाबाद के अंदर की जो महल्लाती साजिशें हैं उनसे डर लगता है, वरना जो 2013 से 17 के दरमियान, फिर दोहराऊंगा, इतना 126 दिन का धरना हुआ। अक्टूबर 2016 में इस्लामाबाद पर मुसल्लह हमला किया पीटीआई ने, पेशावर से वो आए थे उस वक्त, अक्सर लोगों को भूल गया है, और मुस्तकिल ये हमला आवर थे हुकूमत के ऊपर। उसके बावजूद मोहम्मद नवाज शरीफ ने यकसुई से उन 4 सालों में महंगाई, लोड शेडिंग, दहशतगर्दी और कराची की टारगेट किलिंग का खात्मा किया। और क्राइसिस कहाँ आया, जिसका मैंने जिक्र किया, महल्लाती क्राइसिस आया, सियासी क्राइसिस नहीं आया।
कि अदालतों के जरिए नवाज शरीफ को, तो यहाँ भी सियासी चैलेंज बहुत कम है। अगर कोई है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान के ताल्लुकात को अच्छी सतह पर कायम रखना है, वरना सियासी चैलेंज कोई नहीं है। इशू यही है कि ये जो तनाव है, अब आप हमें समझाएंगे कि ये तनाव हुकूमत और अदलिया के दरमियान है या मुक्तदरा और अदलिया के दरमियान है या किसके और किसके दरमियान है। बहरहाल जो ये तनाव है, ये इसको ये तवक्को है कि जैसे अब ये बजट का सीजन गुजर जाता है तो फिर जो मुल्क के इदारों के सरबराहान हैं वो मिलकर बैठेंगे और इसको रिजॉल्व कर। खुर्रम दस्तगीर साहब, मुझे इस बात पे भी एतराज है, हुकूमत आप हैं और मुक्तदरा किसी और को कह रहे हैं। सर, अगर आप हुकूमत हैं तो इक़्तिदार तो आपके पास है, तो मुक्तदरा तो आपको ही होना चाहिए। ये किसी और की तरफ हम क्यों कहते हैं कि मुक्तदर वो है? देखिए, ये इतराज बड़े अदब से अर्ज करूंगा, पुराना हो गया है। 1000 साल पहले बरकरार सुनिए ना, आप बात तो सुनिए सर। सुन तो आपको ही है, अब लुक्मा तो चाइना की बुक ऑफ हान में कहा गया था कि हम सच हकीकत में तलाश करेंगे। तो एक तो सच आइन में लिखा है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, पर हकीकत कुछ और है। हकीकत बदले ना सर, कब बदलेगी हकीकत? मैं यही तो पूछ रही हूँ सर। देखिए फाशिस्ट जमातों को जो रियासत पर हमलावर हो, एक दफा नहीं बार बार, उनको तो नरम गोशा देने से, उनके साथ अपीजमेंट करने से, बुज़दिलाना मुसालियत करने से तो ये हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। आइन पर रहते हुए कोशिश यही करनी, और शहबाज शरीफ सब कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत भी इंशाल्लाह कायम रखनी है और पाकिस्तान के अवाम को इसी जमहूरियत में से रिलीफ देना है जिसकी मिसाल 2013-17 तक नवाज शरीफ ने कायम की। अच्छा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जमहूरियत भी बरकरार रखनी है। और कल से बड़ी ये चहमगोइयाँ हो रही हैं क्योंकि एक सीनियर सहाफ़ी ने इस मुतल्लिक अपने प्रोग्राम में बात भी की है, नजम सेठी साहब ने, कि जी इमरजेंसी भी लग सकती है अगर ये मामला अदलिया वाला और ये इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की जो ऐसे लग रहा है बज़ाहिर आमने सामने है, ये तसादुम ना ख़त्म हुआ तो हुकूमत क्या फील कर रही है? क्या वाकई ये आप लोग समझ रहे हैं कि अदलिया आपके मुखालिफ है या इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ है? और आप लोग समझ रहे हैं कि ये सिचुएशन आप लोगों से संभाली नहीं जाएगी तो वाकई इमरजेंसी भी लग सकती है? देखिए, अगर संगलाख हकीकत यह है कि अदलिया किसी के मुखालिफ से ज्यादा एक जमात की तरफ वाज़े झुकाव रखती है, और ये झुकाव 2017 से शुरू हुआ है और आज तक नजर आ रहा है। उसकी ओरिजिनल वजूहात जो भी थी, लेकिन एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट जिसने 2022 में पहले एक फैसला दिया और फिर चंद हफ्ते बाद अपना फैसला उल्टा कर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उल्टा दी, और उसके बाद से जो रोजाना के मामलात हैं, तौहीन अदालत के ऊपर जो उनका बिहेवियर बिल्कुल फर्क है जमातों के दरमियान कि वो किस तरह ट्रीट करते हैं, और मुख्तलिफ इशूज के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी आप मिसिंग पर्सन की बात है उसमें पीटीआई का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। अब वहां पे जो हम देख रहे हैं कि जो मिसिंग पर्सन्स का केस है उसके ऊपर एक सख्त रिमार्क्स आ रहे हैं, उधर से हम देख रहे हैं कि एक हिचकिचाहट है कि ये किस तरह के मामलात को अदालतों में डिस्कस किया जा रहा है, उसमें पीटीआई का तो कोई लेना देना नहीं। तो अदलिया का जो झुकाव है, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया आमने सामने खड़े हुए हैं और हुकूमत जो है इस मामले को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ये बातें हो रही है कि इमरजेंसी लग जाएगी। पीटीआई को थोड़ी देर के लिए सर भूल जाएं, आप अपनी जरा उसके ऊपर बात कर लें कि आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है। जी देखिए ना जी, इशू ये है कि अगर कहीं भी अदम तवाज़न हो गया है और जो वाज़े नजर आ रहा है कि अदलिया के और मुक्तदरा के मामले में इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, वो तो एक बड़ा अदम तवाज़न का इशू मिसिंग पर्सन का है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं वो राइड कर रही हैं, डाल दी गई हैं। लेकिन हमेशा ये तवक्को करनी चाहिए कि रिस्ट्रेंट होगा, और चाहे कोई अपने बद एहतियाती वाले रिमार्क्स आ भी गए हैं, लेकिन जो जब फैसले आएंगे तो उसमें इसकी दुरुस्तगी होगी। और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त तो फोकस है, आपको मालूम है, मुल्क की मईशत को बेहतर करने में, लेकिन इसमें और उनकी जो लीगल टीम है, हमारे वजीर कानून भी बड़े मेहनती और काबिल शख्स हैं, अटॉर्नी जनरल भी बड़े किसके साथ खड़ी है? इसका मतलब हुकूमत तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ है इस मामले पर, क्योंकि हम तो जो वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं तो वो तो ज़्यादातर अदलिया के खिलाफ नजर आती है, यानी वो जज साहिबान से मुतमिन नहीं है।
तो इससे तो ये लग रहा होता है कि जैसे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े। हम आईनी हदूद से तजावज के खिलाफ हैं। जब अगर फाजिल जज साहब कहेंगे कि मैं काबीना को यहाँ बुलवा कर फैसला कराऊंगा, फिर हम उस पर जरूर एहतजाज करेंगे, लेकिन हम आइन और कानून के साथ हैं, पाकिस्तान के शहरियों के हकूक के साथ हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक, अच्छा ये थोड़ा सा पीटीआई के हवाले से भी फरमाइए, सॉरी पीपल्स पार्टी के हवाले से भी फरमाइएगा, कैसे ताल्लुकात जा रहे हैं? क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जहाँ कहीं तनकीद शुरू होती है पीपल्स पार्टी अपना दामन बचा लेती है। हत्ता कि इज़्ज़त बिल के मामले पर भी वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो हमने सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उस पर तनकीद कर रहे हैं सहाफ़ी हुकूमत के ख़िलाफ़। और भी कुछ मामलात में प्राइवेटाइजेशन की बात पर हो तो वो आप लोगों के साथ खड़े नज़र नहीं आते। तो आपको लग रहा है कि ये फिर वही काम है कि जो बुराई है वो सारी आपके हिस्से में डाल रही है पीपल्स पार्टी? जी, उसके लिए जो जुमला है वो ये है कि वो गलबे में तो हिस्सा लेना चाहते हैं लेकिन मलबे से बच रहे हैं। लेकिन जो मलबा है वो बहरहाल मलबे में भी हिस्सा लेना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे बड़े ज़ाहिर एक करीबी पार्टनर है वफाकी हुकूमत में और अब दूसरे सूबों में भी, तो उनकी बात हमें सुननी है जिस तरह उन्होंने हमारी बात सुननी है। तो लिहाजा ये जो हल्का इख्तलाफ है, जो इश्यूज हैं, उससे कतई नज़र अब जबकि आसिफ जरदारी साहब बतौर सदर इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वज़ीर आज़म को उनकी मौजूदगी से एक बड़ी तक़वियत है, तो जो भी इश्यूज उठेंगे उन्हें इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब उनके वज़रा बहुत जल्द हल कर लें। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके खुर्रम साहब के साथ फ़र्ज़ आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम सवालात करें। इमरान साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जो बात की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून अपने आइन में कुछ तब्दीलियां करने जा रही है, तो क्या समझते हैं इन तब्दीलियों से मुल्क को, आवाम को, मुस्लिम लीग नून को क्या फ़ायदा होगा? जी, मुस्लिम लीग, मैं भी उस कमेटी का हिस्सा हूँ जो आइन को दोबारा अमेंड कर रहे हैं। कोशिश तो ये कि उसको पहले से ज़्यादा शफाफ बनाया जाए, जहाँ जहाँ कुछ इब्हाम है उसको दूर किया जाए और ओवरऑल जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं उनका जो रोल है हर सतह पर उसको बढ़ाया जाए। नहीं, लेकिन आमतौर पे तो देखा गया कि रोल कारकुन का सिर्फ इलेक्शन में ही नज़र आता है, जब हुकूमत बन जाती है तो फिर उनकी रसाई उस तरह से नहीं रहती। तो इसमें क्या ऐसी चीज़ होगी कि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने माजी में चेयरमैन को इख्तियारात दिए थे, क्या आप भी उस तरह का काम करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए जी, आइन में तो हुकूमत तक रसाई का तो लफ्ज़ नहीं हो सकता ना। हमने तो अपने अंदरूनी मामलात में बेहतर नज़म लेकर आना है और अब जबकि मोहम्मद नवाज शरीफ जो पार्टी के बानी हैं वो सदारत के उम्मीदवार हैं, तो जब उनकी इंशाअल्लाह इंतखाब हो जाएगा तो हम ये तवक्को करेंगे कि ओवरऑल उनके साथ जो जज्बाती वाबस्तगी है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की पूरे मुल्क में और उनका जो लगाव है अपने कारकुनों से, उसकी सूरत में एक बेहतर मुस्लिम लीग नून की जो फंक्शनिंग है वो नज़र आएगी। और इसमें हमें चूँकि कुछ मॉडर्नाइजेशंस भी करनी है, ख़वातीन का रोल जो है वो बढ़ाना है, हमें माइनॉरिटीज़ को रिकग्नाइज करना है। जो मुख्तलिफ अब यूनिट्स हैं पाकिस्तान के चारों सूबे और गिलगित बल्तिस्तान एजे के, उनकी जो मौजूदगी है मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ फोरम्स में उसको बढ़ाना है। तो कोशिश तो यही कर रहे हैं कि अब 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक ये मुस्लिम लीग नून का आइन जो है वो इंशाल्लाह जनरल कौंसिल अप्रूव करे। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कल बात की कि उन्होंने कहा 15 दिन देखूंगा नहीं तो बिजली बंद कर दूंगा, तो क्या बल्कि आज वो एक ग्रिड स्टेशन पर हमने देखा भी कि काफी मुजाहिरीन पहुंच गए और उन्होंने फीचर्स ऑन कर। क्या ऐसा कोई है मामला, कोई केपी में ऐसा कुछ काम किया जा सकता है? जी, ये एक प्योरली इंतजामी मामला है और पाकिस्तान की जो वफाकी इमलाक हैं उनकी हिफाजत का मामला है, जिससे मुझे तवक्को है कि वजीर बिजली जो हैं वो भी बड़े एक काबिल और मेहनती शख्स हैं कि वो अपनी इमलाक का दिफा करेंगे। इन
क्या है कि ऐसी जमात जो आज की नहीं, अब कम अज कम 10 साल से मुस्तकिल पाकिस्तान की रियासत के मुख्तलिफ जो निशान हैं उन पर हमला आवर होती है। ये कोई अच्छा शगुन नहीं है जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किया है। मैंने तो पहले भी कहा था, मैं फिर कह देता हूँ कि वो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी मुफ्त खरीद लें। पहले तो मैंने 1 रुपए की ऑफर की थी, मुफ्त ले लें वफाकी हुकूमत से, लेकिन फिर उसके साथ उसके सारे नुकसानात भी बर्दाश्त करें और फिर चला दें अपने सूबे को। जितनी बिजली वो देना चाहते हैं, जिस कीमत पर देना चाहते हैं, जितनी सब्सिडी देना चाहते हैं वो दे दें। लेकिन जब तक ये मामला वफाक के पास है, नहीं अभी तो वो सब्सिडी थोड़ी मांग रहे हैं, अभी तो वो कह रहे हैं कि बिजली तो दे दें। सर इतनी घंटे लोड शेडिंग हो रही है, तो ये भी तो एक मुनासिब बात नहीं है कि बाकी मुल्क के तनासुब से एक सूबे में ज्यादा लोड शेडिंग हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जी कि किसी एक दिन आप जरूर वजीर बिजली को दावत दें और उनसे ये पूछें कि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो पूरे केपी को बिजली देती है, वहाँ रिकवरी की और वहाँ जो नुकसानात हैं, चले चोरी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करते, ये क्या सूरत हाल है। तो वहाँ तो सालाना 90 से 100 अरब रुपए का तखमीना है कि शायद गालिबन ज़्यादा ही होगा अब जबकि बिजली की कीमत बढ़ गई है। तो असल इशू ये है कि जहाँ जितनी शहरी पाकिस्तान के तमाम सारफीन बराबर हैं और होने चाहिए, तो जो लोग बाकायदगी से अपना बिल दे रहे हैं, जहाँ नुकसानात कम है वहाँ बिजली ज़्यादा दी जाती है, जहाँ बिजली की रिकवरी कम है लोग बिल देने से इनकार कर रहे हैं और वहाँ नुकसानात भी ज्यादा हैं तो वहाँ कम बिजली दी जाती है। सर वहाँ पे बड़ा सादा काम करें ना कि रिकवरी करें, उस चीज को खत्म करें कि जहाँ से नुकसानात हैं। ये थोड़ी कि नुकसान में चलते रहेंगे तो बस ठीक है, वो मसला हल करें बजाय इसके कि बिजली बंद कर दें उनकी। जाहिर है फिर वहाँ पर इतनी शदीद गर्मी पड़ी है, एक इश्तियाल तो होगा जी। नहीं, लेकिन इश्तियाल फिर जो इस्लामाबाद से मुल्तान तक के सारफीन हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और दही सिंध के तमाम नुकसानात अपने बिलों से पूरे कर रहे हैं, उनका इश्तियाल भी ना बाहर आना शुरू हो जाए। सर मैं यही तो कह रही हूँ, उनसे भी बिल लें, उनसे भी जहाँ पे लाइन लॉसेस हैं या चोरी है, जो कुछ भी है इसको सॉर्ट आउट करें ना। ये असल बात है। ये चैलेंज शहबाज शरीफ साहब और उनके जो वजीर बिजली हैं, जो पहले भी रह चुके हैं 2017-18 में भी तजुर्बाकार आदमी हैं, वो इंशाल्लाह इस पर जरूर काम करें। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम दस्तगीर खान साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक से वापस आके आज एक और बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे बात करनी है, क्योंकि सेहत के मसाइल बहुत रहते हैं, लेकिन हम बाज़-औक़ात अपनी सियासी हालात और वाक़यात की वजह से बहुत सी आम बातों पर कभी गुफ्तगू नहीं कर पाते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और आज एक ख़ास मौजू पे बात करनी है हमें जी। दूध आपको पता है तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होता है और हर तरह की इसका यूजेज है, बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, बड़े भी, बुज़ुर्ग भी। और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ एक बड़ा ट्रेंड है कि खुला दूध इस्तेमाल किया जाता है, गवालों से लेकर, और घर घर वो पहुँचा भी देते हैं, और इसी तरीके से ज़्यादातर लोग दूध इस्तेमाल करते हैं। बड़े अरसे से ये कैंपेन पाकिस्तान में चली है कि डब्बे का जो दूध है वो इस्तेमाल करना चाहिए, में जो महफूज दूध होता है, क्योंकि जो खुला दूध है वो यूं भी मिलावट वाला होता है और ये मुज़र सेहत भी है। लेकिन इसमें कुछ लोगों ने इसको अडॉप्ट भी किया यकीनी तौर पर, लेकिन कुछ लोग अभी भी हम देखते हैं कि खुले दूध को अभी तक प्रेफर करते हैं इस्तेमाल करने के लिए। कुछ तो कीमत का भी ज़ाहिर फ़र्क होता है और कुछ यूं भी एक रुझान हमारा बदलने में टाइम बड़ा लग जाता है। तो आज इसी मौजू पे थोड़ी बात करेंगे कि आखिर खुले दूध को इस्तेमाल करने में क्या कबाहत है, क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और डब्बे के दूध में क्या फ़वाइद हैं ऐसे कि हमें उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होना है। इसके ऊपर बात करेंगे। आज डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया।
सर बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं। ये खुले दूध की तरफ अक्सर हम ये बात सुनते रहते हैं कि ये बड़ा मुज़र सेहत भी है, बल्कि यूँ करते हैं हम अपने नाज़रीन को एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस खुले दूध और पैकेट के दूध के जो इशू के ऊपर, और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आइए देखते हैं नाज़रीन। दूध मतवाज़न ग़िज़ा का एक अहम जुज़्व है। ये इंसानी जिस्म के लिए कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, पोटेशियम और फास्फोरस का अहम जरिया है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता और सेहत बरकरार रखता है। लेकिन इस सूरत में जब दूध खालिश हो और हर तरह की आलूदगी से पाक हो। खुला दूध आलूदगी से पाक नहीं होता। दूध जिन कंटेनर्स में लाया जाता है वो साफ नहीं होते। ये जिन बर्तनों में रखकर फरोख्त किया जाता है वो भी जरासीम से आलूदा होते हैं। अगरचे खुला दूध घरों में उबाल कर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उबालने से सारे जरासीम नहीं मरते। खुले दूध में अक्सर मुसरे सेहत अज्जा की मिलावट भी की जाती है। इस तरह खुला दूध पैसे देकर बीमारियां मोल लेने के मुतरातिफ है। खुले दूध के बरक्स डिब्बों में बंद दूध हर लिहाज से महफूज होता है, क्योंकि ये पास्चराइजेशन के बाद टेट्रा पैक में बंद किया जाता है। पास्चराइजेशन का अमल दूध के तमाम जरासीम को खत्म कर देता है, लेकिन दूध की पूरी ग़िज़ाइयत बरकरार रहती है। जिस्म को मुतवाज़न ग़िज़ा उसी वक्त मिलती है जब खालिस हो और ग़िज़ाइयत से भरपूर। दूध में इस शर्त पर सिर्फ टेट्रा पैक दूध ही पूरा उतरता है। जी, तो कुछ तो हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि क्या मसाइल हैं खुले दूध के साथ। कुछ डॉक्टर साहब से भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं जी हम तो शुरू से ही इस्तेमाल करते रहे हैं, और बुजुर्ग तो ख़ास तौर पर कहते हैं कि देखें जी हम तो 80-80, 90-90 साल की उम्र तक पहुंच गए, हमने भी यही दूध और यही खुराकें इस्तेमाल की हैं। आज आप लोग इसमें हमें बता रहे हैं कि ये मसला है, वो मसला है। तो ये क्या कोई हम वक्त के साथ ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, या वाक़तन खुले दूध के मसाइल अब समझ में आने लगे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात सारी ये है कि ये बात तो दुरुस्त है कि हमने भी, आपने भी, सब लोगों ने भी दूध इस्तेमाल करते रहे खुला, और काफ़ी अरसे से करते रहे। लेकिन किसी को ये नहीं पता है, क्योंकि खासकर अगर मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं, कि हमारे यहाँ जो लोग इंतकाल कर जाते हैं बीमारियों में, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होके, उसकी वजह क्या थी, क्यों इंतकाल कर गए, कॉज ऑफ डेथ का नहीं पता लगता। तो जहां पर कॉज ऑफ डेथ नहीं पता लगता, वहां पे आप कैसे कह सकते हैं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो खुली कोई चीज भी हो, कोई चीज भी खुली, आप अगर खुला खाना घर पे रख देते हैं और वो टेबल पे रख देते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख के चले जाते हैं दोपहर को, और रात को आके उसी खाने को आप खाएंगे? नहीं खाएंगे, क्योंकि वो खुला था, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या कोई जरासीम आ गया हो, कोई जानवर उस पर से गुजर गया हो। तो इसी तरह से हमारे यहाँ जो खुला दूध है वो बहुत हेल्थ हैजर्ड्स हैं। वो हेल्थ हैजर्ड्स इस तरह से हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ों की मिलावट होती रहती है, ये कंटामिनेशन हो जाता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि हम अगर बताते हैं तो लोग उसको उसके बाद दूध पीना छोड़ देंगे। बहुत सारी वीडियोस बनी है इसके ऊपर, लेकिन जो मेजर चीजें हैं वो करता क्या है, वो ये करता है कि जो हम जहां से एक जगह से दूध ट्रांसपोर्ट होता है, सपोज अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची की पेरिफेरी से दूध आता है शहर में, एंटीयर सिंध से आता है, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है, जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है वो अगर आप देख लें, फिर जो लोग दूध लेने जाते हैं, खुला दूध होता है, वहां मक्खी और मच्छर और गंदगी आपको नजर आ रही होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि आप की सेहत महफूज नहीं रहती है। लोग ये कहते हैं कि हम तो उसको गर्म कर लेते हैं, लेकिन अगर हम गर्म भी कर लेते हैं तो होता क्या है, दो काम होता है। एक तो ये होता है जो उसके अंदर ग़िज़ाइयत होती है, जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं, वो ज्यादा गर्म करने से खत्म हो जाते हैं, उसमें से बहुत सारी न्यूट्रिएंट जो चीजें होती हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप उसको बैक्टीरिया को सारा खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि आप गर्म इसीलिए करते हैं, तो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया रह जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी तो लोग कहते हैं कि इस दूध को प्रिजर्व करने के लिए जो डब्बों में बंद किया जाता है और ज्यादा अरसा इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमें नहीं मालूम होता कि कब वो दूध लिया गया होगा भैंस से या गाय से, और कब उसको पूरा प्रोसीजर से गुजार के बंद किया गया, और फिर उसके ऊपर हम देखते हैं कि कितनी देर स्टोर्स में पड़ा है, फिर घर पे भी लाके, तो उसको जाहिर है महफूज करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए भी केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस पर भी लोगों के एतराज़ होते हैं कि ये तो ताज़ा भी नहीं है और इसमें तो केमिकल ऐड है, क्योंकि इसको महफूज करने के लिए वो डाला जाता है। अच्छा, देखिए, मैं तो अब इस पे बात ही नहीं करूंगा कि जी खुले दूध
का तो प्रॉब्लम है, तो इसके जगह पे आप क्या ले लें। लेकिन चूंकि आपने सवाल किया है तो मैं बताता चलूं कि ये टेट्रा पैक के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं डाली जाती है, रिजर्वायर या कोई ऐसी चीज जो प्रिजर्व करे कोई ऐसी चीज को कि आपको इन्फेक्शन ना हो, ऐसी कोई चीज। इसमें 6 लेयर्स होते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इस पे बड़ा काम किया है कि पहले हम ये चाहते थे, ये स्टार्ट ही हम लोगों ने किया है। अब तो बहुत सारे लोग हमारे टीवी एंकर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस पे बात करते हैं, बल्कि एक जमाने में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे थे कि ये खुला दूध जो है वो सेहत के लिए मौजू नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ये जो आपका जो बेसिक जो सवाल है वो आप ये समझ लें कि हमारा जो टेट्रा पैक है, हमने जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने ये काम शुरू किया तो हम शुरू में ये करने वाले थे कि जी हम लोगों को मना करें कि खुला दूध इस्तेमाल ना करें। तो फिर सवाल ये पैदा हुआ कि हम फिर लोगों को क्या कहें, फिर क्या दूध लें। हमने ये सोचा इसके बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप बाड़ा से जाके डायरेक्ट दूध खरीदें और उसको लाके इस्तेमाल करें, या आप ऐसी चीजों में ले, बोतल के अंदर मिलता है और बहुत से। तो टेट्रा पैक का हमें पता लगा कि 6 लेयर्स होती हैं जो ये प्रिजर्वेशन का काम करती है। इसके बारे में मजीद मैं कहने से ज्यादा बेहतर है कि मैं उन तमाम लोगों से ये कहता हूं कि अगर टेट्रा पैक के अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसी निकलती है, कोई इन्फेक्शन का या कोई ऐसी चीज, तो आप उस कंपनी को सू कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन इसके अंदर ये चीजें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, सू तो हम कर सकते हैं किसी को भी, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ सू का कोई नतीजा निकलता है, ये समझा दें हमें। देखिए सर, गुजारिश सुन लें, मेरा सवाल सुन लें। लोगों की जो 2-3 अहम बातें हैं ना जो हर फैमिली ये करती है। पहली बात ये जी, आपने कहा कि गर्म करने से उसकी ताकत वो नहीं रहती, तो जब आप में पैक करते हैं तो उस वक्त भी इसको हीट अब तो किया जाता है उसमें डालने से पहले, तो फिर वो अगर आम घर में तो शायद उतना नहीं पकता जितना उस प्रोसेस में जाता है, जितनी डिग्री तक, तो फिर उसमें भी तो जो है उसका नुकसान होता है। दूसरा ये कि पूरी दुनिया में अब आप देखें कि सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड जो दूध है जो बोतलों में बंद होता है, जो पैकेटों में होता है, उस पर एक्सपायरी डेट 2-3 दिन की लिखी होती है, वो यूज़ किया जाता है। क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में सप्लाई चेन का कोई प्रॉब्लम है या इस तरह का कि हम सिर्फ के दूध को ही महफूज समझते हैं? बिल्कुल, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बात चूंकि टेट्रा पैक की निकली थी तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन टेट्रा पैक के अंदर जो हीट है वो साइंटिफिकली उसको प्रूवन होके उसको हीट दी जाती है जो कि UHD कहलाता है। हाँ जी। और अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट उसकी होती है जो कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको जो है वो किया जाता है, हीट दिया जाता है। तो उससे इसकी कोई न्यूट्रिशन उसकी खत्म नहीं होती है। हाँ, बैक्टीरिया सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, जो कि एक अच्छा इक़दाम है कि बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और उसके न्यूट्रिएंट जो है वो मौजूद होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि देखिए उसके में भी डेट लिखा हुआ होता है कि इतने दिनों के बाद एक्सपायर हो जाता है। लेकिन मैं आपसे टोटली एग्री करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप टेट्रा पैक, हमारे यहाँ विल पावर होनी चाहिए लोगों को इसकी मैनेज करने के लिए। आप ये सिस्टम जो खुला सिस्टम है, मैं इसकी बात करता हूं कि खुला सिस्टम ये खत्म होना चाहिए। खुला दूध नहीं होना चाहिए। जो लोग खुला दूध का कारोबार भी कर रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि इसका कोई सिस्टम साइंटिफिक तरीकेकार बनाए। जैसे आपने कहा कि बोतल के अंदर या दूसरे तरीकेकार के कंटेनर में चाहे 1 दिन की 2 दिन का उसका एक्सपायरी डेट देकर और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक डॉक्टर साहब, आम खवातीन का जो सवाल होता है कि खुले दूध में बलाई बड़ी शानदार आती है, ये डिब्बे वाले दूध में और पैक दूध में बलाई नहीं आती, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब आप हीट करते हैं ना ज्यादा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पे या सेंटीग्रेड पे, तो वो जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दोबारा आपस में नहीं मिलते। इंग्रेडिएंट जो इसकी न्यूट्रिशन है वो तो बरकरार रहती है, तो मॉलिक्यूल्स उसके ब्रेक हो जाते हैं जिसकी वजह से ये ठीक नहीं होता। दूसरा जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो दूध आपको है, आपको क्या पता कि जो मलाई जम रही है इसके अंदर क्या मिलाया गया है जिसकी वजह से आपको थिक मलाई जमती है। उसमें अरारोट मिलाते हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें मिलाते हैं जो हमें बताया गया जब हम इसकी सर्वे करते थे।
तो इसको ठीक करने के लिए कि बहुत मोटी मलाई जमे जिसके अंदर मिलावट होती है, तो इसके अंदर दूसरे जो बोतलों के अंदर है उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, वो पेस्चराइज होता है, उसमें जरासीम खत्म हो जाता है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो मौजूद होता है। और देखिए दुनिया में आप चले जाएं, जो बाहर के लोग हैं क्या वो इतने बेवकूफ हैं कि वो खुला दूध इस्तेमाल नहीं करते? क्यों नहीं करते? वहां पर लाइफ इज इंपॉर्टेंट। आप इसको माने चाहे ना माने, बाहर के मुल्क में लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक कि वो जानवरों की लाइफ को भी। और सर फिर आखिर में बस एक मुख्तसर सा कीजिएगा क्योंकि वक्त हमारा खत्म हो गया है। ये दूध आमतौर पर जो पैकेट्स में होता है या बोतलों में मिलेगा इस तरह, ये जो अच्छी कंपनीज हैं इनका दूध तो ये खासा महंगा पड़ता है, और जो खुला दूध है वो बेचारा कोई भी शख्स, आम बंदा, गरीब, वो भी अपनी रसाई हासिल कर लेता है दूध तक। तो ये भी एक इशू है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। और फिर हुकूमती सतह पर भी हम देखते हैं कोई इस हवाले से चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, कोई ऐसी आगाही मुहिम भी नहीं है, और इन लोगों के मसलों को भी तो हल करें, तो फिर दूध लोग खुला छोड़ें। बिल्कुल आपकी बात से टोटली एग्री करता हूं। जब हमारा ये मिशन आज से 5-6 साल पहले हमने इस पे काम करना शुरू किया था, और जब हमने इसकी कैंपेन चलाई थी, तो उस वक्त भी हमने ये सोचा था कि ये जब हम बात करेंगे तो इनकी तो दुकान चमक जाएगी टेट्रापैक वालों की। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जी खुदारा आप इसकी कीमतें कम कर दें, अप्रोचेबल हो, हर आदमी आपका दूध इस्तेमाल कर सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कुछ किया हो। लेकिन उनको देखा देखी जो खुला दूध है वो भी पैसे कम नहीं कर रहे, बल्कि वो भी कीमतें बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसका बॉटम लाइन यही है कि खुला दूध या खुली कोई चीज भी वो खतरनाक है आपकी सेहत के लिए। और उसमें जो कि पानी मिलाता है, आपको पता है कि पानी, जो गंदे पानी से कितने बीमारियां होती हैं। जो पानी ऐड करते हैं वो भी जरासीम मिला हुआ होता है। बिल्कुल जरासीम मिला हुआ होता है। बिल्कुल। अब तो सर यहाँ तो लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि पानी मिला दूध भी मिल जाए तो गनीमत है, बाकी उसमें जो जहर मिलाते हैं बिल्कुल। अब तो पता नहीं क्या क्या कहानियां हम देख रहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि इस पे संजीदगी से गौर करें और इस खुले दूध के जगह पे इनको भी सपोर्ट करें, जो ये खुला दूध बेच रहे हैं इनको भी सपोर्ट करें, और इसका ऑल्टरनेटिव जो कि सेहत के लिए मौजू हो वो दूध प्रोड्यूस करें और बहुत बहुत शुक्रिया अवेलेबल करें लोगों के लिए। डॉक्टर सज्जाद साहब, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।